तो चलो बोर्ड की तरफ देखो। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट कर दिया था 9th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बच्चा, उससे आगे जाएंगे। तो आई थिंक हमने लास्ट में ये ट्रू फॉल्स किया था, यहाँ पर छोड़ा था इसको। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आता है, बट फिलहाल ये प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा, मैं इस प्रश्न को आज की क्लास के अंत में कराऊंगा। बहुत बेसिक सवाल है, आज हमें एक एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, इस वजह से वहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे और फिर उस सवाल की तरफ लास्ट में आएंगे। दैट इज अ बिल्कुल बेसिक सवाल। मैं चाहता तो उसको छोड़ सकता था, बट आइडियली मैंने फिर भी इंक्लूड किया। रीज़न, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों को अगर बेसिक सवाल भी नहीं कराओ तो वो भी नहीं सोच पाता है, नहीं तो मैं सच में उसको छोड़ देता है, यहाँ डालता ही नहीं। चलिए, तो बात हो रही है रैशनल एंड इरेशनल नंबर की। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं कि हम तुमको बता चुके हैं क्या कि रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। अगर तुम एक बार फटाफट देखना चाहो तो लास्ट जो कंडीशन लिखी थी किसकी, रैशनल नंबर की, वो ये थी कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते थे, ये वो नंबर होते थे जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और p और q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मतलब ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने वाला कोई सेम नंबर एग्जिस्ट ना करे, है ना। और क्यों क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये आई थिंक आपको मालूम होगा, और अगर ये मालूम है आपको तो आई थिंक हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ हम जा सकते। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √3 को प्रूफ करना है क्या, इरेशनल। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कैसा मेथड, एक कॉन्ट्राडिक्टेड मेथड। क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, हमको बोला गया इरेशनल प्रूफ करो, तो हमको शुरुआत में ही क्या मान लेंगे, इसको रैशनल मान लेंगे, जो कि आइडिया आपको प्रूफ करने के लिए बोला नहीं गया है। बट हम क्या करेंगे, शुरुआत में इसको वो मान लेंगे जो हमें बोला नहीं गया है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो पिछली बातों से मैच नहीं करेंगी, और इससे क्या साबित होगा कि हमने जो शुरुआत में माना था वो गलत माना था, और हम इसको क्या बोल पाएंगे, इरेशनल। और इस तरह को कहते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्टेड मेथड, जहां हम पहले किसी को कुछ मान ले रहे हैं, जब उसको फर्दर एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो हमारी पिछली बातों से मैच नहीं कर रही, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास आ जाएगा। और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है, हमने इसका मतलब शुरुआत में ही कुछ गलत मान लिया था। तो अगर शुरुआत में गलत माना था तो वो नहीं है, तो फिर क्या है, जो हमने माना नहीं था। तो इस सिद्धांत पे इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते। तो प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें साबित करना है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर। हमने कैसे स्टार्ट किया, जरा देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले जिस नंबर को मुझे इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहा गया मैं उसको शुरुआत में ही क्या मान लूंगा, खुद से रैशनल मान लूंगा। क्या मान लूंगा, रैशनल। तो √3 को इरेशनल साबित करना था, तो मैंने लेट किया, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने इसे क्या माना, रैशनल नंबर। अब ये बताओ कि अगर √3 को मैंने रैशनल नंबर मान लिया तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है। तो अगर आपने √3 रैशनल माना तो √3 एक ऐसा नंबर हो गया जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। आपने √3 को रैशनल माना तो बाय डिफॉल्ट रैशनल की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो अगर √3 रैशनल माना तो मैं √3 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, और उसमें भी कुछ कंडीशन है p और q पे, तो वो कंडीशन भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो √3 रैशनल माना, इसलिए √3 p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, और उसमें भी जानकारी दी कि p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। और उसमें भी जानकारी दी को प्राइम होने के साथ साथ q जो है डिनोमिनेटर वो एक ऐसा इंटीजर है जो कि जीरो नहीं है, जो कि कंडीशन थी किसकी, रैशनल नंबर की। तो √3 को क्या माना, रैशनल माना, तो p बाई क्यू की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। जहां ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि ये रैशनल है, बोले तो p बाई क्यू की फॉर्म में, और p और q क्या है, को प्राइम। p और q को प्राइम है, मतलब ऐसे दो नंबर
ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, यहां से न्यूमरेटर निकाल लो। क्या निकाल लो? न्यूमरेटर बोल तो पी निकाल। क्या निकाला? पी निकाल। तो पी कितना आएगा बेटा? पी यहीं रहा और क्यू √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कितना आएगा? √3 क्यू। अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। तो लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर आपने स्क्वायरिंग करी तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर होगा √3 का स्क्वायर। कितना होता है भाई? 3, पता है ना, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। और ये हो गई आपकी क्या? पहली इक्वेशन। तो मैं कहां तक पहुंच चुका हूं? अब मैं यहां पहुंच गया हूं कि जहां मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है कि जो p का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 3 इंटू क्यू स्क्वायर, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना। और जैसे ही मेरे पे इक्वेशन फर्स्ट आया, जहां मेरे पे आया कि p स्क्वायर इक्वल है 3q स्क्वायर के, तो यहां से मैंने लिखा, बाकी मैं समझाऊंगा क्यों लिखा, यहां से मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब बच्चा पूछ सकता है कि कैसे लिख दिया? कि आपके पास आया p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और उसकी मदद से या उसके आधार पे मैंने लिखा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार ऐसा है मेरे बच्चा, खुद सोचो। आप जब कह रहे हो कि p स्क्वायर इक्वल है 3 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 3 में क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है कि नहीं? मीन्स p स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है। कितने पे? क्यू स्क्वायर पे। और अगर p स्क्वायर 3 की टेबल पे क्यू स्क्वायर पे आता है तो p स्क्वायर इस 3 से क्या होगा? डिवाइड भी होगा। ये कुछ इसी प्रकार से जैसे आप लिखते हैं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो 12 अगर 3 में 4 मल्टीप्लाई करने पे आता है मीन्स 12 3 से डिवाइड भी होगा। समझ आया कि नहीं आया? कि जब मेरे पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर आया तो वहां से मैंने उसको किस तरह से देखा? मैंने उसको इस तरह से देखा कि p स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 3 में q स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। और अगर ऐसा है तो p स्क्वायर एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड भी होगा। हाँ या ना बोलो, ये बात समझ आई नहीं आई? चलो, अगर आई तो अच्छी बात है। चलो, तो आई थिंक आपको इस स्टेटमेंट का आधार मिल गया। ये स्टेटमेंट क्यों आई? अब एक चीज और समझो कि जब p स्क्वायर मैंने कहा कि 3 से डिवाइड होगा तो इसके आधार से या इसके बेसिस पे, इसके आधार पे मैंने लिखा कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब बच्चा कहेगा ये क्या बात हुई? चलो, ये समझ आया था। अब p स्क्वायर जैसे ही आपने कहा कि 3 से डिवाइड होता है तो उसके आधार पे मैंने कहा कि p स्क्वायर, अगर p का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो p भी एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा। देखो, साबित कर देता हूं। मैंने कहा कि देखो एक नंबर है 9 का स्क्वायर होता है 81, बट 81 को ऐसा देखना है कि वो 9 का स्क्वायर है। क्या है? 9 का स्क्वायर। अब 9 का जो स्क्वायर 81 है वो 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो तुम देखो, अगर 9 का स्क्वायर 81 3 से डिवाइड होता है तो बेटा इस 3 से ये 9 भी तो डिवाइड होता है कि नहीं? तो क्या समझा आपने कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर, जिस नंबर का, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरा नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा जिसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इस आधार पे आपको समझ आया होगा कि p भी एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। आई थिंक अब तुम कहां तक पहुंच गए हो? अब तुम इस स्थिति में आ चुके हो कि तुमने कम से कम ये तो कह दिया कि जो न्यूमरेटर में p था उसका तो एक फैक्टर आ ही गया, कि 3 उसका फैक्टर है, कि कम से कम 3 एक ऐसा नंबर आ गया जो p को तो कम से कम डिवाइड कर रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे बच्चा, है ना? थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, क्या चल जाएगा? थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। अच्छा, इतना आ गया।
अब यहां से मैंने अगली स्टेटमेंट लिखी और देखो पूरा मेथड कैसे चल रहा है। आपकी पिछली स्टेटमेंट आपको मदद कर रही है कि आगे क्या लिखना है। अब जैसे ही तुमने कहा कि P 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि अगर P 3 से डिवाइड होता है मतलब P जो है वो 3 के टेबल पे कहीं तो आता है। माना कहां पर आता है? C पे। किस पे आता है? C पे। तो जैसे ही मैंने कहा कि P एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, तो आई थिंक मैं स्थिति में हूं ये सोचने की कि अगर P एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है तो मेरा बेटा P जो है वो 3 के टेबल में भी आता होगा। या ऐसे सोचो, अगर P 3 से डिवाइड हो रहा है तो P 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे भी आता होगा। और उस आधार पे मैंने लिखा कि P इज इक्वल टू 3C, कि अगर P 3 से डिवाइड होता है मीन्स P एक ऐसा नंबर है जो 3 में कोई ना कोई इंटीजर C मल्टीप्लाई करने पे भी आता होगा। फिलहाल मुझे बताना पड़ेगा भाई तूने C कहाँ से लाया, तो मुझे बताना है कि यहाँ से C है वो क्या है, वो इंटीजर है जो 3 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? P। बट इसका आधार क्या है? क्योंकि मैंने पीछे देखा कि मैंने कहा कि P 3 से डिवाइड होता है और P अगर 3 से डिवाइड होता है तो P 3 के टेबल में भी कहीं ना कहीं आता होगा। मुझे नहीं पता कहाँ आता है बट आता है, ये कंफर्म है, बिकॉज P 3 से डिवाइड होता है, ये श्योर हो चुका था। और इसलिए मैंने लिखा कि P इज इक्वल टू 3C। और ये C क्या है ये मुझे बताना पड़ेगा। C इज एन इंटीजर। C इज एन इंटीजर। C क्या है? कोई इंटीजर। ये मुझे जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आपने स्टेटमेंट में कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो ये आपका फर्ज बनता है कि वो नया वेरिएबल क्या है ये आपको बताना है। चलिए इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, P की वैल्यू 3C हो गई। अब P की वैल्यू कहाँ रख दीजिए? पहली इक्वेशन में रखिए। कहाँ रखिए? पहली इक्वेशन में। तो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करें, जो P की वैल्यू मेरे पास आई है 3C, उसे कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था? P का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मेरा P क्या है? 3C। तो जहां P का स्क्वायर है वहां P के वैल्यू 3C का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3C का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 3Q स्क्वायर। 3Q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, C का स्क्वायर C स्क्वायर, 3 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, Q स्क्वायर रहेगा। अब मुझे बताओ इस 3 से ये 9 कटेगा नहीं कटेगा? ये 3 यहाँ Q स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ क्या होगा? 9C स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा। अब 3 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3C स्क्वायर रहेगा और यहाँ 3 कट गया, 3 से 1 और यहाँ हो गया Q स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया? 3C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब जो 3C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि जो Q स्क्वायर राइट पे आ रहा था उसे कहाँ लिख दिया? उसको लेफ्ट पे लिखा। और यहां जो 3C स्क्वायर बच रहा था उसको मैंने राइट पे लिख दिया। अब तुम खुद सोचो तुम फिर कहां पहुंच गए। अब आपके पास ये आ गया कि जो Q स्क्वायर है वो कब आता है? वो 3 में एक नंबर C का स्क्वायर करने पे आता है। अब जिसका इंटरप्रिटेशन तुम समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि Q स्क्वायर 3 के टेबल पे आता है किसी नंबर C स्क्वायर पे, और अगर Q स्क्वायर 3 के टेबल में आता है मींस Q स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होता है। तो मैं अधिकार रखता हूं ये लिखने का कि मैं लिखूं कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और पीछे समझाया अगर Q स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो बेटा Q भी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? चलो देयरफॉर इसलिए Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब तुम देखो तुम कहां पहुंच गए। तुम भाई इस पिछली स्टेटमेंट में तुमने कहा कि जो P है वो 3 से डिवाइड होता है। अब तुम इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि जो Q था नीचे वो भी 3 से डिवाइड होता है, और मुझे लगता है कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। तुम तो बड़े होशियारी मार रहे थे, तुम तो कह रहे थे √3 क्या है? रैशनल है। और तुमने बोला कि √3 रैशनल है इसलिए उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आप भी जानते हैं रैशनल नंबर में जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम बोले तो ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
तो आप तो कह रहे थे पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट आपने जो फाइंड आउट किया उसमें तो दिख रहा है कि जो पी है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और जो क्यू है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मीन्स पी और क्यू तो उनका तो को प्राइम बनना बोलना मतलब नहीं बनता है, उनका तो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, मीन्स वो दोनों को प्राइम नहीं है। हाँ या ना? तो मैंने लिखा, थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा स्पेस चाहिए। क्या लिखा? तो मैंने लिखा, तो मेरे को ये मिला इन दो स्टेटमेंट से कि पी और क्यू का कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो है, हो सकता है इससे भी अधिक हो, बट कम से कम मैंने 1 तो 3 निकाल ही लिया। तो मैंने लिखा पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर। तो मैंने लिखा P और Q यहां ऐसे दो नंबर हैं जिनका कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, विच इज, जो कि है कौन? 3। बट जैसे ही मैंने कहा कि P और Q का कम से कम एक कॉमन फैक्टर 3 है और ये मेरी स्टेटमेंट, तो मैंने लिखा बट ये मेरी पिछली स्टेटमेंट क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, विरोधाभास कर रही है, मैच नहीं कर रही है जो मैंने पीछे कहा था। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, कि मैंने कहा था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। समझ आया नहीं आया? कि मेरी ये नई वाली स्टेटमेंट जहां मैंने कहा कि पी और क्यू का कम से कम एक कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है, और मेरी ये नई स्टेटमेंट क्या कर रही है? मेरी पुरानी बात जहां मैंने कहा था पी और क्यू ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, बोले तो को प्राइम है, उससे क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब खुद सोचो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आया होगा? अगर तुमने जो शुरुआत में माना था वही सत्य था तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना था। ये कुछ इस तरह समझो कि तूने मुझे कल कुछ कहा, आज तुमने मुझे कुछ कहा, और तेरी आज की बात कल की बात से अगर मैच नहीं कर रही, मतलब साफ है तूने कल झूठ बोला था। तू मुझे कल का सच बोला होता और फिर मैंने रैंडमली तुझे घुमा के कुछ पूछा, तू आज एक नई बात कहेगा और तेरी नई बात कल की बात से मैच कर जाती तो तू कल सच बोल रहा था इसका मतलब। और तूने कल एक स्टेटमेंट दी, आज तूने एक नई स्टेटमेंट दी, बट तेरी नई स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रही, उसके बिल्कुल खिलाफ जा रही है। तो मतलब क्या था? तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? मतलब तू कल झूठ बोल रहा था मेरे को। झूठे लोग तो ऐसे फंस जाते हैं बेचारे, कल कुछ बोलते हैं आज कुछ बोलते हैं, फंस ही जाते हैं और इसी से पकड़ा जाता है कि बंदा क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। तो यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन आया, मतलब क्यों? मतलब हमने जो इनिशियली माना था उसमें कुछ कमी थी, वो ऐसा नहीं था जैसे हमने माना था। और फिर हमने वही लिखा, फिर हम अपनी गलती मान रहे, हमने लिखा दिस contradiction rises due to our wrong assumption। तो मैंने माना कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहां आया है ये हमारी गलत एजप्शन से आया, जो हमने शुरुआत में माना, मतलब हम मान रहे कि वो गलत माना था। और अगर तुमने मान लिया कि जो शुरुआत में माना था वो गलत है, मीन्स आपने कहा था √3 रैशनल है, मतलब आप कंक्लूड कर रहे हैं कि √3 रैशनल नहीं है, इरैशनल था। क्या था? इरैशनल। तो फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं, सो वी कंक्लूड √3 इज एन इरैशनल। पहले ये सवाल सच में सिर्फ 10th में ही होता था। अब ये जो नया सिलेबस आया उसमें क्या किया गया, ये जो रैशनल √2 √3 √5 ऐसे जो नंबर हैं इनको इरैशनल प्रूफ करना कहाँ पूछ रहा है? नए सिलेबस में 9th के ही चैप्टर नंबर 3 में पूछ रहा है। ठीक है, पहले 9th के सिलेबस में ये सवाल नहीं हुआ करता, तो अच्छी बात है। तो ऐसा तो है नहीं कि 10th का है 9th का है, समझ तो आपको भी आया है कि नहीं। चलो अब अगला सवाल देखो बच्चा, ये आपके लिए, ये आपके लिए है। जैसे मैंने √3 को इरैशनल प्रूफ किया वैसे ही आप क्या करें, √5 को इरैशनल प्रूफ करें। अब एक सवाल आप खुद से और बना सकते हैं इसमें, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। तो ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि आपको √3 मैंने इरैशनल प्रूफ किया, सेम उसी प्रकार से तुम्हें क्या करना है, √5 और √2 को भी इरैशनल करना है। नहीं होगा तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए ये भी करूंगा, बट मुझे लगता है आपको एक ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अब जो अगला सवाल है जरा ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस तरह के सवाल भी बनते हैं,
है ना। अब यहाँ सीधा सीधा √3 √2 नहीं है, यहाँ दो टर्म आपको दिख रही होगी, एक टर्म है 5 माइनस √3। क्या साबित करना है इसको? इरेशनल साबित करना है। अब वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे और ये आसान है, इसको करना आसान, उसकी तुलना में कम समय लेता है। देखो तो पहला काम वही किया, जिस नंबर को मुझे रैशनल साबित करना था मैंने शुरुआत में ही उसे क्या मान लिया, क्या साबित करना है मुझे, इसको इरेशनल साबित करना है, मैंने शुरुआत में क्या मान लिया, रैशनल माना। तो लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने माना कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। और भाई अगर तूने इसको रैशनल माना, तो अगर मैंने 5 माइनस √3 को रैशनल माना तो आई थिंक इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर है जहां वो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, p/q की फॉर्म में। और वहां पर ये जो p एंड q होते हैं ये क्या होते हैं, को प्राइम। तो मैंने बताया कि ये नंबर 5 माइनस √3 मैंने रैशनल माना, इसलिए ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और उसमें भी मैंने जानकारी दी कि p और q क्या है, को प्राइम है, एंड को प्राइम होने के साथ साथ जो डिनोमिनेटर में q है वो एक ऐसा इंटीजर है जो 0 नहीं है। अब इस तरह के सवाल में करना क्या है, आप क्या कीजिए, ये रूट वाली टर्म निकाले, क्या निकाले, रूट वाली टर्म निकाले। अब होगा क्या, देखो माइनस √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √3। मैं ले गया हूं माइनस √3 को उधर, लिख इधर रहा हूं, माइनस √3 वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस √3। और 5 तो कहीं गया नहीं, वो तो इधर ही था। और p/q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस p/q। इतना समझ आया, बोलो हाँ आया ना, ठीक है आया। चलो तो √3 कितना आया, 5 माइनस p/q। तो √3 को उधर ले गया, प्लस √3 हो गया, लिखा इधर है बट लेके आया था मैं किसको, माइनस √3 को उधर ले गया तो प्लस √3, 5 अपनी जगह पे है और p/q जाएगा 5 के पास तो माइनस p/q। इतना आ गया समझ। अच्छा ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक चीज देखो मैंने क्या लिखा, अब खुद सोचो p और q क्या थे, इंटीजर, और क्या है वो, रैशनल। और 5 क्या है, रैशनल। अरे 5 तो खुद एक ऐसा नंबर है इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है यहाँ पर, क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर है, इसलिए जो राइट पे आ रहा है वो क्या है, एक नंबर रैशनल है। क्या है, रैशनल। और अगर ये राइट पे जो आ रहा है वो रैशनल है तो उसके इक्वल में जो √3 आता हुआ दिखाई दे रहा है वो अपने आप से क्या हो गया, रैशनल, क्योंकि वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैंने लिखा कि मैंने लिखा एज, जैसे कि p एंड q आर इंटीजर, मैंने कहा जैसे कि p और q क्या है, इंटीजर है, देयरफॉर इसलिए जो राइट पे वैल्यू है 5 माइनस p/q इज अ रैशनल। वो क्या है, क्योंकि p और q क्या है, रैशनल है, p और q क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये राइट पे जो पूरा वैल्यू आ रहा है ये क्या है, रैशनल है। और अगर ये जो राइट पे आया ये पूरा रैशनल है तो उसके इक्वल टू में जो बचा है वो उसके बराबर ही है, और अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होगा। इसलिए मैं लिखा इसलिए √3 इज आल्सो रैशनल, है कि नहीं। अगर लेफ्ट में मैंने देखा कि p/q इंटीजर है, सॉरी राइट पे p और q इंटीजर है, इस वजह से ये पूरा नंबर क्या हो गया, रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो उसके इक्वल टू में √3 तो उसके बराबर ही है, वही नंबर है वो। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो ये है वही ये है, और अगर ये रैशनल आ रहा है तो उसके राइट पे, सॉरी उसके लेफ्ट पे जो √3 है वो भी क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। बट बेटा रैशनल आ रहा है, अभी आपने √3 को प्रूफ किया। अब आपके लिए √3 रैशनल है, ये रैशनल, ये फैक्ट हो चुका है कि √3 क्या है, रैशनल था कि रैशनल था, तो फैक्ट है ना कि √3 था इरैशनल। और आपका क्या आ रहा है, आपने जो गणित लगाया उसके अनुसार तो ये आ रहा है कि √3 क्या है, रैशनल। बट क्या √3 रैशनल है, नहीं। आपको पता है कि √3 आपने अभी साबित किया कि √3 तो इरैशनल होता है। फिर से क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। क्या आ गया, कंट्राडिक्शन, कि जब मैंने इसको रैशनल माना और उसको फर्दर सॉल्व किया तो फिर क्या आ रहा है, √3 रैशनल आ रहा है। और मैं जानता हूं √3 रैशनल है नहीं, अभी मैंने प्रूफ किया कि √3 √2 √5 किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरैशनल होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आया कि नहीं आया, तो फिर मैं लिखा
बट मेरी जो पिछली स्टेटमेंट है जहां मैंने कहा कि √3 रैशनल है, मेरी ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रही है किस फैक्ट से? फैक्ट मींस सत्य से, ये सत्य से कि √3 तो इरेशनल होता है। तो मैं लिखा बट इस स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट के लिए मैं लिखा कि जहां मैंने कहा √3 रैशनल है, तो मैंने कहा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल। तो मैंने कहा कि भाई कि √3 तेरा रैशनल आ रहा है या मेरा √3 रैशनल आया, बट मेरी ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है किससे? इस फैक्ट से। इस फैक्ट से मैं लिखा कॉन्ट्राडिक्ट दी फैक्ट लिखो, कॉन्ट्राडिक्ट दी फैक्ट कि मेरी ये स्टेटमेंट इस फैक्ट, इस तथ्य से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि √3 तो क्या होता था? इरेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन आया मतलब तूने शुरुआत में जो माना था वो गलत था, तो मैं मान रहा हूं दिस contradiction is rises due to our wrong assumption। तो मैंने माना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आने का कारण क्या है? इसका कारण है कि मैंने जो शुरुआत में माना मतलब वो गलत माना था। हैंस कंक्लूड, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? कंक्लूड कर रहा हूं, इस निष्कर्ष पे पहुंचा। किस निष्कर्ष पे पहुंचा? कि जो मैं नंबर 5 माइनस √3 मैंने रैशनल माना था वो रैशनल नहीं था, वो क्या था? इज एन इरेशनल नंबर। समझ आया नहीं आया? तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। अब इसका अगला सवाल देखो एक बार, समझ आया कि नहीं आया? क्या करा? ये तो उससे आसान है कि आपको क्या था, एक नंबर था, इरेशनल साबित करना था। आपने उसे क्या माना? शुरुआत में रैशनल माना। रैशनल माना तो क्या किया? उसको p/q की फॉर्म में लिखा और बोला कि P और Q कोप्राइम है और वहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। और इस तरह के प्रश्न में क्या करो, जो रूट वाली टर्म है उसको अपने लेफ्ट पे रखो, बाकी सब राइट कर दो। फिर आपकी एक स्टेटमेंट आएगी, आप कहेंगे भाई देखो P और Q तो क्या थे? इंटीजर थे, और P और Q इंटीजर थे, तो उसके राइट पे जो आया है वो सब क्या होगा? रैशनल होगा। और राइट पे जो आया है रैशनल होगा, तो उसके लेफ्ट पे जो वैल्यू है रूट में वो भी क्या हो जाएगी? रैशनल हो जाएगी। बट हमने देखा रूट पे जो राइट पे था वो क्या था? √3 जो था लेफ्ट पे वो क्या था? वो तो इरेशनल है, ऑलरेडी हम जानते हैं। और यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा और फिर हम कहेंगे भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? हमारी रॉन्ग एजम्पशन से आया। इसीलिए हम कंक्लूड करते हैं जो नंबर हमने शुरुआत में रैशनल माना था वो रैशनल नहीं था, वो इरेशनल था। अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आज लास्ट, ये लास्ट करेंगे, और एक जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी बीच में स्किप किया जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो मैं लास्ट में करा दूंगा, बट लास्ट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, वो बहुत बेसिक सवाल जो मैंने वहाँ छोड़ा है। देखो अगेन एक नंबर दिया है 3√2, 3√2, इसको क्या साबित करना है? इरेशनल साबित करना है। क्या साबित करना है? इरेशनल साबित करना है। कैसे इरेशनल साबित होगा? मैंने शुरुआत में ही इसको क्या माना? लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने शुरुआत में ही इसको क्या माना? रैशनल नंबर माना। और अगर मैंने इसको रैशनल माना तो आई थिंक आई कैन राइट 3√2 इज इक्वल टू p/q, जहां मैं जानकारी दूंगा कि वेयर, जहां पर मैंने बोला कि p एंड q क्या है? आर कोप्राइम। मैंने कहा p और q क्या है? कोप्राइम है। एंड जो नीचे q है वो एक ऐसा इंटीजर है कि जो 0 नहीं है। अब क्या करोगे इस सवाल में? क्या निकालेंगे? इसमें निकालो √2। क्या निकालेंगे? √2, बाकी सब उधर फेंको, तो √2 यहीं रहेगा, p/q एच रहा, और 3 जो √2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, मुझे लगता है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर से वही सारी बातें कि मैं कहूँगा p और q क्या है? इंटीजर है, इसीलिए ये जो राइट पे है ये क्या हो गया? रैशनल। और ये रैशनल है तो उसके इक्वल टू में जो है वो भी रैशनल ही आ रहा है, बट वो रैशनल आ रहा है, बट हम जानते हैं √2 रैशनल नहीं होता। आगे कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? तो इस तरह के सवाल मुझे लगता है ज्यादा आसान है, तो मैंने वही लिखा, एज p एंड q आर इंटीजर। मैंने कहा जैसे कि बेटा p और q इंटीजर है, देयरफॉर इसलिए
p अपॉन में 3q जो राइट पे आता हुआ दिख रहा है इज अ रैशनल नंबर, इसलिए वो एक रैशनल नंबर हो जाता है। सो और इसलिए उसके लेफ्ट पे जो इक्वल टू में √2 है वो भी रैशनल आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मैं जान रहा हूँ बेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो रैशनल होता नहीं है। सो उसके लेफ्ट पे जो √2 है इज आल्सो अ रैशनल, चलेगा, रैशनल नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट मेरा √2 को रैशनल कहना कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दी फैक्ट। फैक्ट समझते कैसे कहते हैं? फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, और तथ्य मतलब जो सत्य है, जो है ना, सत्य बदलता नहीं है। ये सत्य है कि √2 तो इरेशनल ही होता है। तो बट मेरी पिछली स्टेटमेंट जहां मैंने कहा कि √2 रैशनल है, वो मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस फैक्ट से दैट √2 तो क्या होता है, वो तो एक इरेशनल नंबर होता है। और फिर वही अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो, गलती की है तो गलती मानो। फिर मैं लिखूंगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन rises due to our wrong assumption, wrong कि ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई है, हमारी रॉन्ग एजप्शन की वजह से आई है। हेंस कंक्लूड, इसीलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो नंबर 3√2 जिसको मैंने शुरुआत में रैशनल मानने की गलती करी वो रैशनल नहीं होके क्या था, इरेशनल था। हेंस कंक्लूड 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आज की क्लास हमारी आइडली खत्म हो चुकी है, बट आइडली मुझे लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है तो डालना था, तो फिर कराना भी था, छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। बट बाकी सवाल बहुत बेसिक है ये। बट देखो आज का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि √3, √5, √2 और कुछ इस तरह के नंबर आ जाएं तो उनको कैसे इरेशनल साबित करना है। और सच में इंपॉर्टेंट, सच में इंपॉर्टेंट। ठीक है अंकुश बेटा, ठंड लग रही है आपको? चलो अभी मैं थोड़ा AC कम करता हूँ, मैं आपके लिए पहले ये क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या था। इसने कहा था यू नो दैट, आप जानते हैं, या मैं कहूँ हम क्या जानते हैं, आपने ही दिया है, हम तो नहीं जानते थे 1/7 क्या होता है। आपने ही बताया कि 1/7 इसके बराबर है, इसके बराबर है ना, आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी, वैसे यहाँ प्रिडिक्ट का मतलब होगा आपको अनुमान लगाना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो इसको ऐसे देखो कि भाई अगर 1/7 तूने हमें दिया 0.142857 बार, तो आई थिंक आप इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। मतलब ये जो डिजिट्स हैं यहाँ पर रिपीट करेंगी। तूने मुझे क्या पूछा है, तूने मुझे कहा है कि 2/7 निकाल। भाई 2/7 एक्चुअल में है क्या, वो जो 1/7 है उसका डबल है, उसका डबल है कि नहीं। तो इसको मैंने इस तरह से तोड़ा और ये हो जाएगा 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी बेटा, 0.142857 के ऊपर बार। और बाकी मल्टीप्लाई करना आप जानते होंगे। अगर मैं 2 से 7 को मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा, 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 11 का यहाँ 1 आएगा, कैरी 1 जाएगा, है ना। 2 × 8 16, 16 और कैरी 1 17, 17 का 7 इधर और कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, कोई कैरी है नहीं। 2 × 4 8 और 2 1 जा 2 और फिर वो पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा और बाकी क्या लगेगा, सब बार लगेगा। मुझे लगता है इससे आगे कराने की जरूरत बनती है क्या? आपको 3/7 निकालना है। तो 3/7 का मतलब है कि जो 1/7 की वैल्यू है उसका थ्राइस है, थ्राइस मतलब उसका 3 गुना है। कैसे करोगे, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, बट दैट इज 3 × 1/7 की वैल्यू दैट इज 0.142857 के ऊपर बार। इस तरह से आप 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सब निकाल सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास का अंत करेंगे। आगे आज
नहीं कराएंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आज हमने एक बड़ा टॉपिक पढ़ा है 9th के नज़रिए से, और 10th वालों के लिए भी ये होता है, तो 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आएगा ही आएगा 3 नंबर में, है ना। चाहे ये आएगा, चाहे ऐसा कुछ आएगा, और ये सब कुछ नहीं आया तो ऐसा कुछ सवाल आएगा, तो ये आएगा तो अच्छी बात है, थोड़ा समय बचता है कि नहीं। प्रैक्टिस कर लेना, कल हम मिलेंगे तो हम 9th की क्लास में आगे कराएंगे कि 2 रैशनल नंबरों के बीच में अगर मुझे कहा जाए कि और रैशनल नंबर निकालिए, कैसे निकालना है, इसके 2 तरीके हैं, हम दोनों कवर करेंगे, बट कब, कल कवर करेंगे, ठीक है। आई थिंक इसको यहाँ समापन कर सकते हैं, आप चाहें तो उतार लीजिए, एक एक करके उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो।